नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश में अब तक के 5 चरणों में कुल 428 सीटों पर मतदान हो चुका है और बाकी 2 चरणों के लिए प्रचार जारी है। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती में जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस और सपा पर रैली में लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर पैसे देकर लाने का लगाया आरोप। कहा पैसा न मिलने पर भागकर मंच पर चढ़े लोग। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की दूरदर्शन न्यूज से खास बातचीत। अमित शाह ने एक बार फिर मोदी सरकार बनने की बात कही। 400 से अधिक सीट जीतने का किया दावा। कहा पश्चिम बंगाल में पार्टी 30 से अधिक सीटों पर करेगी जीत दर्ज। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली कमान। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कांथी और डेबरा में जनसभा को किया संबोधित। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर टीएमसी सरकार को लिया निशाने पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हरियाणा में भाजपा उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार। विपक्ष के बड़े नेताओं ने प्रचार कर जनता से मांगे वोट। राहुल गांधी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में केंद्र की अग्निवीर योजना पर घेरा। झारखंड के गोड्डा में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की नीतियों को देश के लिए बताया जरूरी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में प्रचार कर जीत का किया दावा। भाजपा ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को पार्टी से किया निष्कासित। अनुशासनहीनता और दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर हुई कार्रवाई। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। और आइए अब विस्तार से आपको हम खबरें बताते हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने इस बीच जनता से परिवारवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता और वोट जिहाद वाली पार्टियों से सावधान रहने की अपील की। आखिर ये वोट मांग क्यों रहे हैं भाई? ये कहते हैं मोदी ने जो काम किया है हम उसको पलटने के लिए आएंगे। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 2 जनसभाएं की। उन्होंने एक तरफ जहां तीसरी बार मोदी सरकार बनने का विश्वास जताया, तो वहीं सपा कांग्रेस के गठजोड़ को लेकर तीखे हमले किए।
उन्होंने मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करने की अपील की। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। गुंडों और गड्ढे की छवि से उत्तर प्रदेश कड़ी मेहनत के बाद बाहर आया है। प्रदेश की छवि बदली है। विरासत से विकास और विकसित भारत का विजन भाजपा का है तो विपक्ष के हाथ खाली हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे दावे जनसभाओं में किए। उन्होंने आरोप भी लगाए कि विपक्ष समाज का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, आरक्षण की लूट करना चाहता है। वह राम मंदिर का विरोध भी करता है और भ्रष्टाचार की खुली छूट चाहता है। मोदी को अनाप शनाप उनको जो बोलना है सब कुछ मंजूर है। मेरे लिए बोले, मेरे परिवार के लिए बोले, सब कुछ मंजूर है। लेकिन सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने आपातकाल में देश के लोकतंत्र का क्या हाल किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने लोगों से परिवारवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और वोट जिहाद करने वाली पार्टियों से सावधान रहने की अपील की। निशांत और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए इस वक्त आपको सीधे हम दिल्ली के द्वारका लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैं आज दिल्ली की जनता के माध्यम से देश के सामने ठोस आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप भी अगर उसको नोट कर लेंगे, याद करेंगे और किसी से भी चर्चा करेंगे तो उसको भी हजरत लगेगा कि इतना बड़ा देश के साथ अन्याय किया इन लोगों ने। मैं एक के बाद एक आज आपको बताना चाहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनवा पाती थी। मोदी सरकार हर रोज करीब 30 किलोमीटर हाईवे बनवा रही है। कांग्रेस 60 साल में ज्यादा से ज्यादा 70 एयरपोर्ट बनवा पाई थी। 60 साल में 70। मोदी ने 10 साल में 70 नए एयरपोर्ट बनाकर जोड़ दिया। साठ साल में कांग्रेस 380 मेडिकल कॉलेज बनवा पाई। मोदी ने सिर्फ 10 साल में 325 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। कांग्रेस के समय 7 एम्स से आज 22 से अधिक एम्स हैं। कांग्रेस के राज में 75% से ज्यादा लोगों के पास नल कलेक्शन नहीं था, यानी सिर्फ 25% घरों में नल से जल आता था।
आज 75% लोगों के घर में नल से जल आ रहा है। कांग्रेस ने 60 साल में 14 करोड़ से भी कम गैस कनेक्शन दिए थे। मोदी ने अपने 10 साल में 18 करोड़ से ज्यादा नए गैस कनेक्शन दिए हैं। कांग्रेस के समय हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, विदेशों से लाते थे। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए हैं। कांग्रेस के समय बड़ी मुश्किल से कुछ 100 स्टार्टअप से आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स है। कांग्रेस ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद किया। आज हम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने बैंकों को बर्बाद किया। आज देश के बैंक 3 लाख करोड़ रुपया का प्रॉफिट कर रही है। कांग्रेस के राज में उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं तो गांव में जाते जाते 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा वो कौन सा पंजा था बीच में लूट लेता था। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो पूरे का पूरा 1 रुपया 100 पैसे लाभार्थी के बैंक के खाते में जमा होते हैं। साथियों, मोदी ने 10 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे हैं और वो अमाउंट है 36 लाख रुपए। 10 साल में हमने 36 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कहने के हिसाब से मैं कहूं, अगर आज कांग्रेस सरकार होती तो जो 36 लाख करोड़ जनता के लिए भेजे गए, अगर कांग्रेस सरकार होती तो 31 लाख करोड़ बिचौलिए खा जाते। साथियों, देश की कार्य संस्कृति में ये बदलाव सबसे प्रमुख रूप से दिल्ली के लोगों ने देखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन भूल सकता है। कांग्रेस के पास भारत के सामर्थ्य को पूरे विश्व को दिखाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस ने क्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे दिल्ली के द्वारका में, जहां पर वो अपने 10 साल के कार्यकाल को लोगों के सामने रख रहे थे। 10 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों के सामने रख रहे थे। और उससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने आज दिन में भी
रैलियां की। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र बलरामपुर में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। ये वो राजनीतिक भूचाल हैं जो परिवारवादियों ने देश को दी। देश में जनता की चुनी सरकारों को 90 बार गिराया परिवारवादियों ने, देश के नहीं सिर्फ अपने फायदे के लिए। तानाशाही में चूर होकर बार बार जनमत को कुचल डाला, आपातकाल लागू करके देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर डाला। और जैसे ही 14 में ये हाथ हटा, एक भी सरकार बर्खास्त नहीं हुई। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। इस कार्यक्रम में हम दिन भर क्या कुछ चुनावी हलचल रही वो आपके सामने रखते हैं। अभी हमने आपको दिखाया है कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से आज दिन में जो रैलियां की, क्या कुछ उसमें कहा, और उसके बाद अभी इस वक्त प्रधानमंत्री दिल्ली के द्वारका में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाया। हमारे संवाददाता मौजूद हैं बलरामपुर में, शैलेंद्र मिश्र, उनके पास हम चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, जिस इलाके में आप मौजूद हैं, यहाँ पर अब चुनावी जो राजनीति है उसका पारा चरम पर है। किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है वहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों का? देखिए, इसी क्षेत्र में जो श्रावस्ती लोकसभा है, जिसमें बलरामपुर की 3 विधानसभाएं और श्रावस्ती की 2 विधानसभा आती है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली हुई। उत्तर प्रदेश में आज 2 रैली हुई है, बस्ती और श्रावस्ती। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने बहुत करारा निशाना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा। और जो कुछ वीडियो हाल में आए थे कि अखिलेश यादव की रैली में जो सपा कार्यकर्ता या फिर जो लोग आए थे, वो एक तरह से देखें तो मंच पर चढ़ते नजर आए और जो निर्देश है उसे मानते नजर नहीं आए, तो भगदड़ जैसी स्थिति दिखाई दी। उस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे खबरें हैं कि ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग लाए जाते थे पैसे देकर, और जब पैसा नहीं मिला तो लोग एक तरह से देखें कि नेताओं का कहना नहीं माने और मंच पर चढ़ने लगे। तो एक बहुत करारा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ श्रावस्ती में हमने देखा कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, कांग्रेस के जो नेता है उस पर साधा। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही, आपने सुनाया भी है कि प्रधानमंत्री का यह कहना है कि जो भी काम किया है मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनकी अगुवाई में, उसे वापस लेने की बात इंडी गठबंधन के नेता करते हैं। सीए वापस लेने की बात करते हैं, अनुच्छेद 370 वापस लेने की बात करते हैं, करोड़ों घर जो दिए हैं पीएम आवास योजना के तहत उसमें ताला लगाकर अपने वोट बैंक को देने की बात करते हैं, यहाँ तक कह दिया। तो बहुत करारा प्रहार प्रधानमंत्री ने किया। आप देख रहे हैं कि जो ये छठा चरण है उसके लिए आप देखें धुआंधार प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता तो प्रचार कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप देखें आजमगढ़ में अखिलेश यादव धुआंधार प्रचार करते नजर आए अपने भाई धर्मेंद्र यादव के लिए। आप मायावती की चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। तो कोई कोर कसर हम देख रहे हैं कि छठे चरण के लिए अब राजनीतिक दल छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या फिर बाकी जगह जहां पर छठे चरण में चुनाव होना। शैलेंद्र, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या प्रधानमंत्री वहां पर रैलियां कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी कुछ मुद्दे हैं। 10 साल में इतने काम किए हैं, वो लोगों के सामने रख रहे हैं।
अभी दिल्ली में भी जो रैली हो रही है वहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के जो कामकाज हैं वो लोगों को गिनाए। आप जो विपक्ष है, अगर हम जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ की हम बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, अब विपक्ष के पास क्या कुछ मुद्दे हैं? विपक्ष किस तरह से बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है? बार 2019 में इससे बहुत कम अंतर से 5000 से कुछ महज ज्यादा वोट से बहुजन समाज पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा जीते थे, जो अब बहुजन समाज पार्टी से बाद में निकाल दिए गए। समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, बीच में बदल दिया था, हालांकि फिर आखिरकार वो उम्मीदवार रहे समाजवादी पार्टी के और यहाँ से चुनाव लड़ रहे श्रावस्ती सीट पर। सामने है साकेत मिश्रा, जो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं, बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, एमएलसी है। तो ये सीधी लड़ाई मानी जाती है। बसपा के भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर, लेकिन चर्चा ज़्यादा बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की है। जहाँ तक सपा कांग्रेस गठबंधन है, तो वो हम देख रहे हैं कि 2-3 मुद्दों पर मोदी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। उनका यह कहना है कि जो महंगाई है वो बहुत उस तरह से नियंत्रण नहीं कर पाई चाहे केंद्र सरकार। इसके साथ ही साथ जो विकास के दावे केंद्र सरकार कर रही है, उसको एक तरह से उस पर चुनौती देते हुए अपनी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र लाई है, जो उसमें जो गारंटी की बात की है, वो अपने गारंटी को भी बता रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो वो क्या करने वाले हैं, कैसे नौकरियां देने वाले हैं, या फिर तमाम जो वादे वो अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत आक्रामक तौर पर कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो पूरी नीति है, जो 60 सालों में पहले जब सत्ता में रहे तब उन्होंने कुछ नहीं किया और तुष्टीकरण की नीति पर वो आगे बढ़ते रहे। जिस आरक्षण खत्म करने का वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, खुद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण एक तरह से उसमें अल्पसंख्यक मुसलमानों को देने का उसका हिस्सा काम किया। और इस बात को मोदी सरकार और लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में कहा कि जब तक वो है, वो पिछड़ों का हक कहीं से भी मारा जाए, ये इसको होने नहीं देंगे। तो आरक्षण को लेकर हम देख रहे हैं काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी गठबंधन है वो संविधान की बात करके, आरक्षण की बात करके इस तरह से बातें अपनी रख रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के उस पार अन्य जो आज दिन भर की हलचलें हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाई पाव भाजी लाजवाब। MDH। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। किसानों को जारी रहेगी 6000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने DD न्यूज से खास बातचीत में एक बार फिर 400 से अधिक सीटों के साथ मोदी सरकार बनने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल में 30 से अधिक सीट जीतने का दावा किया है। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनिए हमारी कंसल्टिंग एडिटर रीमा पाराशर के साथ उनकी विशेष बातचीत में। लोकसभा हो या विधानसभा, जिनके पास हर सीट का मैनेजमेंट रहता है, हर सीट की रणनीति जिनके पास रहती है, और इस बार जो नारा दिया गया है 400 पार का,
उस नारे को हकीकत में बदलने के लिए जो दिन रात जुटे हुए हैं, गृह मंत्री अमित भाई शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित भाई। मौसम बदला हुआ लग रहा है, इतनी भीड़ और इतनी गर्मी में भी अब देखिए बादल छा गए हैं, कुछ बदलाव लग रहा है। 2 माले तक लोग चढ़े हुए हैं, किलोमीटरों तक जन सैलाब है। ये मोदी जी की लोकप्रियता का एक प्रमाण है। 5वां चरण खत्म हो गया है और बंगाल में ये जो अपार जन सैलाब दिखाई दे रहा है, अमित भाई आपने 310 की बात की, यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। देखिए 5वें चरण तक हम 310 पार कर चुके हैं, 400 पार जाएंगे और बंगाल में हम 30 सीटें से ज्यादा सीटें। अमित भाई आप बंगाल में थे, आपने बताया कि पहले ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात करती थी, अब वो मुल्ला मदरसा माफिया की बात करते हैं। आपको लगता है कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण अब ये एजेंडा हो गया है इस चुनाव का? देखिए एजेंडा ममता जी ने बनाया है। आप देश की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खोला छोड़ोगे और यहाँ का पूरा डेमोग्राफी चेंज करोगे तो लोगों में गुस्सा है वो वाजिब है। अमित भाई हम चुनाव की कवरेज के दौरान संदेश खाली गए, वहाँ पर हमने देखा महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। 11-11 साल से लोग वोट नहीं दे पाए हैं। आप उस जनता से जो संदेश खाली की है उनसे क्या वादा करेंगे? देखिए बंगाल में परिवर्तन होने के साथ ही हम कटमनी, ये माफिया, ये सिंडिकेट, घुसपैठ, गाय तस्करी, कोयला तस्करी, करप्शन और तुष्टीकरण, ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है यहाँ भाजपा सरकार। अमित भाई इस चुनाव में एक चीज देखने में आ रही है कि टूल किट गैंग जिसकी बात की जाती थी वो विदेश से भारत के चुनाव को चलाने की कोशिश कर रहा है। विदेश से एक वीडियो अपलोड होता है और विपक्ष उसे हाथों हाथ लेकर के उस पर एजेंडा सेट कर देता है। ये जो टूल किट गैंग है, पहले तो मैं दिखाऊं, देखिए दर्शकों किस तरह से महिलाओं का प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आरती उतार रही है अमित भाई की और यही बंगाल की वो माताएं हैं, नारी शक्ति है जिनकी बात लगातार हो रही है। जी अमित भाई, टूल किट गैंग, हम इस पर गृह विभाग और IT डिपार्टमेंट दोनों जरूर सोचेंगे नई सरकार बनाने के बाद, और उस पर नकेल कसने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून लाना ये हमारा संकल्प पत्र का हिस्सा भी। अमित भाई बस अंत में विपक्ष जो है उसने पहले आरक्षण की बात की, अब वो कह रहे हैं 400 पार आपकी आएंगी तो संविधान बदलेगा, तानाशाह हो जाएगा देश। और अब एक और नई बात आ गई है कि 400 पार में तो दम ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं इससे आधी सीटें भी नहीं आएंगी। राहुल जी का 6 तारीख को विदेश वेकेशन में जाना तय है और मोदी जी का तीसरी बार शपथ लेना तय। अंत में चलते चलते अमित भाई, उत्तराधिकारी को लेकर के आप सवाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं आप जब से आए हैं तब से गाली दे रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी तय करे, बाकी पार्टियों की चिंता करने की उनको जरूरत है। अमित भाई अब की बार 400 पार पूरी तरह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित भाई जो कि दावा कर रहे हैं कि 400 पार जो नारा है वो हकीकत में बदलेगा और साथ ही उत्तराधिकारी को लेकर ये जवाब जो है वो याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ रीमा पराशर, DD न्यूज के लिए। 5वें चरण के मतदान के बाद अब पार्टियां अंतिम 2 चरणों के लिए दमखम लगाने में जुटी हुई हैं। भाजपा समेत NDA में शामिल अन्य दलों के दिग्गज नेता भी देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं। पांच दौर का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अंतिम 2 चरणों के मतदान 25 मई और 1 जून को कराए जाएंगे। इससे पहले भाजपा प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी के आलाकमान धुआंधार जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार किया। उन्होंने काथी, घाटाल और पुरुलिया में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की 30 सीट आते ही TMC खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार की विदाई तय हो जाएगी। इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। बंगाल में 30 सीटें आते ही
आप समझकर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। राजनाथ सिंह ने प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट की अपील की। उन्होंने साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। ये कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल गई, लोकतंत्र खट्टे पर पड़ जाएगा, तानाशाह बन जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पुराने लोग जो यहां पर बैठे हैं, 1975 में उसके पहले के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। उन्होंने क्या किया? देश में इमरजेंसी लगा दी, लोकतंत्र का गला घोट दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई जगहों पर चुनावी प्रचार किया। उन्होंने जौनपुर में खास तौर पर सपा कांग्रेस गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह लोग भगवान राम का तो विरोध करते ही हैं, साथ ही बाहर जाकर देश को भी बदनाम करते हैं। एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने राज्य को भ्रष्टाचार के मामले में पहले स्थान पर पहुंचा दिया है। आप देखिए, कभी केजरीवाल ने हेमंत सोरेन और कांग्रेस को भ्रष्ट बताते थे, आज हेमंत सोरेन और केजरीवाल एक ही मंच में खड़ा है। एक तरफ सारे करप्ट लीडर्स और एक तरफ अकेला मोदी, और अकेला मोदी सबका ऊपर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने इलाके में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ठगा हुआ महसूस करता है महिला, युवा, बुजुर्ग और किसान। यही है कांग्रेस की पहचान, और इसलिए कांग्रेस को आज लाले पड़ रहे हैं एक एक वोट पाने के लिए। कोई कर्मचारी को धमकाता है, कोई प्रधान को धमकाता है, इससे कांग्रेस की हताशा और हार नजर आती है। उधर भाजपा के अन्य नेताओं ने भी प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते दिखे। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी दिल्ली में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने मुस्तफाबाद में चुनावी रैली करते हुए अपने पक्ष में मतदान की अपील की। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए आपको कोलकाता लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कोलकाता हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कोलकाता पर इस बार काफ़ी फोकस है बीजेपी की। अगर हम बात करें प्रसेनजीत, अभी हम डीडी न्यूज़ के साथ जो खास बातचीत की गृह मंत्री अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि वो बीजेपी 30 सीट जीतने जा रही है पश्चिम बंगाल में। क्या कुछ लग रहा है वहाँ का माहौल आपको? नहीं, देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि आंकड़ा क्या होने जा रहा है 4 तारीख को, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से ममता बनर्जी अपने चुनावी सभा में जिस तरह से बातें रख रही है, वो एक इशारा हम कह सकते हैं कि किसी न किसी जगह पर ममता बनर्जी अपने तृणमूल कांग्रेस को खराब स्थिति में देख पा रही है। यह मानना पड़ेगा कि राजनीति के हिसाब से वो काफी तजुर्बेकार है, तो इसीलिए हो सकता है वो उनको समझ में आ गया कि क्या होने जा रहा है। नहीं तो आज जैसे चंद्रशेखर मैं बताऊं कि हम पूरे देश को पता है कि आज बंगाल की ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके ओबीसी पूरे तरह से इसको नकार दिया है कैलकाटा हाईकोर्ट ने, और उसके बाद अपने चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कही कि मैं इस जजमेंट को मानता नहीं हूं, मैं ये राय को मानता नहीं हूं। मतलब ये एक संविधान की
एक चेयर पर बैठी हुई कोई नेता इस तरह से बात कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से एक इशारा है कि ममता बनर्जी थोड़ा सा अपने हिसाब से घबरा गई है कि वो क्या होने जा रहा है 4 तारीख को। क्यों, और दूसरी बात है कि ये जो ओबीसी संरक्षण है या टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है या राशन स्कैम है, एक के बाद एक उनके खिलाफ जो स्थिति पैदा होने की है, और उसमें कभी वो जजों को गाली दे रही है, कभी वो अदालत को गाली दे रही है, कभी वो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को गाली दे रही है। मतलब गाली देने के लिए उनके सामने और कुछ बाकी नहीं है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका शायद चंद्रशेखर, मुझे लग रहा है कि उनको महसूस हो गया है कि वो उनके लिए स्थिति ठीक नहीं है। प्रसन्नजीत, क्योंकि संदेश खाली का मुद्दा ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर बीजेपी ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी बीजेपी के नेताओं ने वहां पर काफ़ी जाकर संघर्ष किया है, ये कितना बड़ा मुद्दा पूरे राज्य में बनकर उभर रहा है वहां पर? देखिए, इसमें एक फिर से मैं ममता की एक प्रचार के बारे में बताऊं। कल वो बसीरहाट में गई थी। बसीरहाट उसी लोकसभा केंद्र है जहां ये संदेश खाली है। तो वहां पे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर हमारी पार्टी यहाँ पे जीतती है तो मैं संदेश खाली जाऊंगी। मतलब अगर नहीं जीतती है तो वो संदेश खाली कभी नहीं जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो संदेश खाली से भागता दिखाई दे रहा है, और एक तरह से संदेश खाली को इस्तेमाल करके जो वोटर है, जो इलेक्टोरेट है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। महिला जो पीड़ित महिला है, उनके साथ में रहकर उनको सांत्वना देना, उनके साथ किसी तरह से कानूनी सलाह देना, ये सरकार की काम है। लेकिन वो इसी को इस तरह से सियासी इस्तेमाल कर रही है कि आप जिताओ मुझे तो फिर मैं संदेश खाली जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और संदेश खाली से 70 किलोमीटर दूर अपना रैली करके वापस आ गई। प्रसन्नजीत, तो इस तरह से ये प्रसन्नजीत, क्योंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं और मैं भी जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, बंगाल में ये ठीक है कि इस वक्त जो एक लड़ाई है वो सीधे तौर पर बीजेपी और तृणमूल के बीच में दिखाई दे रही है, लेकिन बंगाल के अंदर एक अच्छा खासा तबका हुआ करता था जो लेफ्ट का, वहाँ पर वोट बैंक था, कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत वोट बैंक था। आपका तजुर्बा क्या कहता है, वो वोट बैंक कहाँ गया, या क्या कुछ हालात हैं उनके इस वक्त? वाम मोर्चे का तो कहना है कि वो 5% इस बार, पिछले बार 2021 की विधानसभा चुनाव में 5% वाम मोर्चा और कांग्रेस की जो गठबंधन है, इस बार भी गठबंधन है, लेकिन उनका कहना है कि वो तो कई सीट 3, 4, 5 सीट जीत कर रहेंगे। तो अगर वो 3, 4, 5 सीट जीत जाएंगे तो तृणमूल के खाते में कितने सीट या भाजपा के खाते में कितने सीट, ये तो एक सोचने की बात है। मुझे लगता नहीं है कि किसी एक भी सीट में वो लड़ाई में है, किसी एक भी जगह पर। बताया जा रहा है कि कुछ जगह पे जैसे मुर्शिदाबाद, जादवपुर, दमदम, ये सब जगह पे वो शायद हो सकता है कि लड़ाई पे है, लेकिन जमीनी तौर पर ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है कि वो लड़ाई पे है। शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place?
Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। सभी दल जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इंडी गठबंधन के घटक दलों के कई नेताओं ने रैलियां की, जनसभाएं की। कांग्रेस, RJD, सपा समेत इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता लोगों से गठबंधन के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने भी प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी। हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी। पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी। शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने झारखंड में चुनाव प्रचार को धार दी। प्रियंका गांधी ने गोड्डा और रांची में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके आरक्षणों को कमजोर नहीं होने देंगे। आपके अधिकारों को कमजोर नहीं होने देंगे। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक हमारे सारे नेताओं ने आपको मजबूत करने का काम किया है। आपकी संस्कृति को बचाने की लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आजमगढ़ में एक रैली के दौरान कहा कि इस बार दोनों शहजादे शह देने जा रहे हैं। अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी, लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार में चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। प्रदेश के कई इलाकों में जाकर उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने चिराग पासवान की हार का दावा करते हुए कहा कि वे अच्छे अंतर से चुनाव हार रहे हैं। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे। वहीं अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रदेश के लोग भाजपा से बहुत नाराज हैं और वे अपनी नाराजगी का जवाब वोट से देंगे। कश्मीर के लोग हैं, खासकर नौजवान तबका बहुत नाराज है बीजेपी से और वो अपनी नाराजगी का इजहार वोट के जरिए करना चाहता है।
वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में PDM गठबंधन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और हमें अच्छी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। जो भी हमसे मुकाबला कर रहे हैं उनसे मुकाबला होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि PDM के जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको कामयाब किया जाए। उसके लिए हम इलेक्शन की कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच अन्य नेताओं द्वारा भी प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री और BJD प्रमुख नवीन पटनायक ने प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जाकर चुनाव रैलियां की। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते दिखे। इसके अलावा चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार JP अग्रवाल ने इलाके में जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर 25 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार जारी है। इस चरण में धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में छठे चरण के मतदान के लिए सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जोर लगाते दिखे। खास तौर पर इस चरण के लिए नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता दिखाई दिया। छठे चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की घटना, कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा, भ्रष्टाचार, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, पिछड़ापन, बेरोजगारी, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर बयानों के तीर चले। अब छठे चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से 49 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होना है, जिसके लिए 869 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 775 पुरुष उम्मीदवार हैं, 94 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इस बीच 25 मई को जिन 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। छठे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, बांकुड़ा से डॉक्टर सुभाष सरकार, गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पुरी से संबित पात्रा, मिदनापुर से अग्निमित्रा पॉल, कटक सीट से भर्तृहरि मेहताब, डुमरियागंज सीट से जगदम्बिका पाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, कुरुक्षेत्र सीट से नवीन जिंदल, करनाल से मनोहर लाल चुनाव मैदान में है। वहीं इसके अलावा इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गुड़गांव सीट से राज बब्बर, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, सिवान से अवध बिहारी चौधरी और कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में है। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव नतीजों की, तो छठे चरण की इन 58 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि BJD को 4, बसपा को 4, जदयू को 3, तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 1, लोजपा को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 और आजसू को 1 सीट पर जीत मिली थी। छठे चरण की 58 सीटों पर 25 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा 21 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। बहरहाल आम चुनाव के पहले 5 चरणों में औसत मतदान 65.56% दर्ज किया गया है, जहां 5वें चरण में 60.09% वोटिंग हुई, तो वहीं चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ, जबकि तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। इसके अलावा दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, तो वहीं पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 4 जून को किस किस उम्मीदवार पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। जनादेश डेस्क, DD न्यूज।
भाजपा ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया है। पवन सिंह ने पहले स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी। गौरतलब है कि भाजपा ने पहले पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं चर्चित लोकसभा सीट की। राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट से अटल, आडवाणी और राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारे किस्मत आजमा चुके हैं। इस बार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, तो दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। क्या कहते हैं नई दिल्ली के चुनावी समीकरण, देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र है नई दिल्ली। यहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट जैसी महत्वपूर्ण इमारतें हैं, तो ऐतिहासिक संरचनाओं से लेकर महंगे बाजार और पॉश इलाके भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजधानी के सबसे पुराने संसदीय क्षेत्र नई दिल्ली ने देश को कई दिग्गज राजनेता दिए हैं। इस बार फिर ये सीट चर्चा में है, क्योंकि भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष की नेता रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। तो इंडी गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सोमनाथ भारती पर भरोसा जताया है। पेशे से वकील बांसुरी स्वराज का भले ही यह पहला संसदीय चुनाव है, लेकिन राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। भाजपा लीगल सेल की सह संयोजक के तौर पर उनके पास पर्याप्त राजनीतिक अनुभव है और लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं। बांसुरी स्वराज मोदी सरकार के 10 वर्षों के काम के आधार पर जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी और सोमनाथ भारती पर भी जमकर प्रहार कर रही हैं। हमें इतना ज़्यादा आश्वासन है अपने ऊपर और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भरे हैं। मोदी जी का जो 1 दशक का कार्यकाल है, वो सारी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का जो असर है वो आपको ग्राउंड पर भी दिख रहा है। देखिए, बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जिससे आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी पेशे से वकील हैं और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं। सोमनाथ भारती दिल्ली की केजरीवाल सरकार के काम पर भरोसा जता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उनका समर्थन करेगी। देखिए, पहली बात तो ये मेरा होम असेंबली है। यहाँ से मैं 9 साल से विधायक हूँ। यहाँ की जनता ने मेरा काम देखा है।
हर बार जीतने का मार्ग जनता ने बढ़ा के दिया है। 3 बार विधानसभा दिया, 1 बार तीनों पार्षद सीटें दे दी, जहां 50-50 साल से भाजपा बैठी हुई थी। तो जनता ने शुद्ध रूप में काम और त्याग को एक ऐसा दर्जा दिया कि ऑटोमेटिकली जनता के सारे वोट मुझे पड़ जाते हैं। लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है और नई दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुखर है। इस इलाके में सुरक्षा की और बहुत ज़रूरी है, यहाँ जो कि हमें सुरक्षा होनी चाहिए। जी, जो भी है आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, एक नौजवान होने के नाते हम ये चाहेंगे कि जो भी है क्षेत्र में जीत के वो विकास के मुद्दे पे काम करे, पढ़ाई के मुद्दे पे काम करे, नाला साफ सफाई करवाए, एमसीडी में भी जो रहे वो मतलब काम जनता के लिए करे, वो नेता युवाओं के लिए बढ़िया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई, जिसके बाद से सुचेता कृपलानी, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जगमोहन जैसे दिग्गज नेता इस सीट से जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1992 में हुए उपचुनाव में फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना भी इस सीट से सांसद चुने गए। नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 10 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में भले ही आम आदमी पार्टी का कब्जा हो, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा इस सीट पर जीत हासिल करने में सफल रही है। अब देखना यह है कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। दिल्ली में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र यानी सत्ता का पावर सेंटर। इस पावर सेंटर पर लोग आसीन होने के लिए नजरें गड़ाए रहते हैं, लेकिन जनता का जनादेश जिन्हें मिलता है, प्यार जिन्हें मिलता है, वही इस पर काबिज हो पाते हैं। नई दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार भी संसद पहुंच चुके हैं। इस बार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती के बीच सीधा मुकाबला है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपने सिर आंखों पर बिठाती है। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री ने जनसभा की। उन्होंने लोगों से कहा कि एक कांग्रेस मॉडल है जिसे देश ने 60 साल देखा है और एक भाजपा का मॉडल है। देश ने दोनों ही मॉडल का फर्क देखा है। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। ये खान मार्केट गैंग, ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है।
तो चुनाव पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।